काश। ये एक छोटी सी कहानी है जो महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत को सही तरीके से समझाती है और उन महिलाओं के प्रति हमारी अवधारणा को बदलने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम गृहिणी या हाउसवाइफ कहते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कहानी को पूरा सुनकर शेयर जरूर करिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मधु जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। ना जाने क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। प्रदीप ने आवाज लगाई तो मधु जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक करके किचन से दौड़ती हुई बाहर आई। सॉरी प्रदीप, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, प्रदीप ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। मधु उदास मन से वहीं खड़ी प्रदीप को जाते हुए देखती रही। काश प्रदीप एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मधु अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियों में लग गई। बच्चों के जाने के बाद वह घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती थी। आज घर की सफाई करते करते वह आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही नहीं पहचान पाई। सूनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हैं, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी। उसके सुंदर घने काले लंबे बाल जिससे कभी मधु को इतना प्यार था कि उसे घंटों शवारा करती और किसी को छूने नहीं देती, आज उनका इस तरह से बेतरतीब जूड़ा देखकर बहुत तकलीफ हुई। आज अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया उसके नजर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मधु का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें मधु की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना फिरना, अपने पसंद के वे सारे काम जिसको उसे मन करता था करती थी। उसका सुंदर रूप जिसे देखकर हमेशा दादी कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, तुझे जो ब्याह कर ले जाएगा वह बड़ा ही भाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह ना जाने कब और कहाँ खो गई इन गलियारों में, इन जिम्मेदारियों के बीच में। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मधु को तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खोकर भी कुछ ना होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फोन की घंटी मधु को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा, प्रदीप की फोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने फोन उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फोन उठाने में, क्या कर रही थी? जी वो, अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना और मैंने कुछ सामान भेजा है उसे ले आना। ठीक है। इतना कहकर प्रदीप ने फ़ोन काट दिया। मधु कुछ देर फ़ोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो प्रदीप थे। मधु को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? मधु, नहीं तो। आपने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए चेंज कर लिया। तुम्हें उनके साथ बैठना तो नहीं? फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रदीप कहते हुए रूम में चला गया। मधु समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। बालों का जूड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद मधु डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके चाल चलन का ना जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वह घर के काम करते ही ठीक लगती हैं। तभी प्रदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता था। घूंघट करके जब औरतें घर में रहती थी, घरों से बाहर नहीं जाती थी और जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मार लेती हैं। गपशप चल ही रही थी कि एक दोस्त ने कहा, यार अगले सप्ताह महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने वाले हैं ऑफिस में, फिर घंटों तक वही घिसा पिटा भाषण देंगे।
आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या जरूरत है ये महिला सशक्तिकरण दिवस मनाने की। फिजूल में सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज मधु को प्रदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्टी में उसे झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी। बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे प्रदीप, और तुम्हारे इन मित्रों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती क्या हैं? काश तुम लोग यह समझ पाते कि औरतें सृष्टि की सबसे खास रचना है। तुम लोगों को जरा सी भी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए तो कितना चिल्लाते हो। काश वह दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं। उस वक्त हमें जो दर्द होता है वो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि बच्चे पैदा करके कोई महान काम नहीं किया तुमने। कभी उसे घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उसे जलील करते हो। लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला और तोड़कर फेंक दिया। अकेली औरत को देखकर तुम पुरुष उस दानव की तरह टूट पड़ते हो। हम औरतें तो ऐसा नहीं करती अकेले पुरुष को देखकर। फिर भी दोष हम औरतों को ही दिया जाता है। सिर्फ औरतें ही विवाह के समय दान में क्यों दी जाती हैं, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरों का घर बसाने की शक्ति ही नहीं होती। अपनी कोख से बड़े बड़े वीर पीर पैगंबर और को जन्म देती हैं, फिर भी यह पुरुष समाज कहता है औरत नर्क का द्वार है। उसे जन्म से ही चुप रहना और सहन करना सिखाया जाता है। जहां उसने अपने सम्मान और रक्षा के लिए आवाज उठाई तो उसको मार दिया जाता है। उसे तार तार कर अपमानित कर सड़कों पर फेंक दिया जाता है। जिससे प्रेम करती है उस पर आंखें बंद करके विश्वास करती है, यही उसका गुण है। लेकिन तुम जैसे लोग इसे का स्वांग रच रहे हैं और उसे ठग रहे हैं। काश कि तुम लोग समझ सकते कि औरत क्या है। क्या औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचारों के लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। ऐसा कहते हुए मधु लॉन की खुली हवा में सांस लेने चली गई। मधु की बातें सुनकर प्रदीप और उसके मित्र वहीं सर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया और वह आईने में अपना चेहरा ही नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है और ये मेरी अपनी सोच है। इस कहानी का उद्देश्य कुछ पुरुषों द्वारा गृहिणी के प्रति गलत धारणाओं को इंगित करना है, और यह आवश्यक नहीं है कि सभी पुरुषों की सोच समान हो। इस कहानी के माध्यम से किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि यह संदेश देने का प्रयास है कि किसी भी पेशे में महिलाओं के बारे में सोच और विचारों को बदलने और उन्हें समान अधिकार देने का समय है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का कोई अर्थ नहीं है। और अंत में इतना मैसेज देना चाहूंगी, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताएं। आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।